हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्रुति, आई एम योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गवर्नमेंट बजट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में, और हमने उसके एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे। बट आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर, एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है क्या? इसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ओके, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट बजट होता क्या और इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गवर्नमेंट बजट क्या होता है बच्चों? आपके अकॉर्डिंग आपने घर में तो देखा होगा, आपकी मम्मी बनाती होंगी बजट, राइट? कि इतने मेरे एक्सपेंडिचर है, मुझे आज ये सब चीज़ें लानी है, एक चिप्स का पैकेट लाना है, एक दाल लानी है, ये उनके एक्सपेंडिचर हो गए। बट उनको जो रेवेन्यू मिलता है उनके पास फिक्स होता है। उनको आज की इनकम कितनी मिली है, पूरे मंथली इनकम कितनी मिली है उनको? 15,000 रुपीज़। उस मंथली इनकम में उनको ये सारी की सारी चीज़ें लानी होती हैं। तो एक तरीके से बजट है। बट हम इंडिविजुअल बजट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है वो अपना बजट कैसे डिसाइड करती है कि उसके कितने एक्सपेंडिचर होंगे, कितना उसका खर्चा आएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। आने वाला फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन सा? ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, राइट? तो 1 अप्रैल 2021 अभी चल रहा है ना, उससे 31 मार्च 2022 तक जो गवर्नमेंट बजट हमारा चलेगा, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारे कितने खर्चे होंगे और कितने रेवेन्यू होंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट बजट। पहले हम मीनिंग डिस्कस करते हैं। बजट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग एस्टिमेट्स। ये सबसे पहले एस्टिमेट है, ये कोई एक्चुअल प्रिडिक्शंस नहीं है। हम कमिंग फाइनेंशियल ईयर में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे एस्टिमेट्स कितने होंगे, राइट? हम फाइनेंशियल ईयर में, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आ रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसमें हम हिसाब लगाएंगे कि हमारे इतने इतने खर्चे हो जाएंगे, इतने इतने रेवेन्यू हो जाएंगे। हमने पहले एक रफ एस्टिमेट बना लिया, बट ये एक्चुअल नहीं, हमारा बस सोच है हमारी ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। जो एक्सपेक्टेड होगा हमें रेवेन्यू, मतलब हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी? टैक्स से आएगी या तो और कई चीज़ों से आएगी। और एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा क्या क्या होगा, हम किस जगह पे खर्च करेंगे, राइट? डैम्स बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें बनाएंगे, डैम्स कंस्ट्रक्शन, रोड पे लगाएंगे पैसा। मतलब हमारे खर्चे क्या होंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, हमारी इनकम क्या होगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, हम डिस्कस करेंगे बजट की डेफिनेशन से। ओके, तो क्या चीज़ है बजट? सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट है किस चीज़ का? एस्टिमेट्स का। किस चीज़ के एस्टिमेट्स? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, और हमारी इनकम क्या होगी। ठीक है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और ये एक एस्टिमेट है, ये कोई एक्चुअल प्रेडिक्शन नहीं है। ओके, तो आज अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ये हमें बनाना क्यों है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो पूरी देश में इनकम और वेल्थ है उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन करना। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो रिच बंदा है वो रिच होए जा रहा है, और जो पुअर लोग हैं वो पुअर होए जा रहे हैं। हमने इनकम एंड वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि रिच और पुअर की इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। मतलब रिच बंदा इतना रिच ना हो और पुअर को भी थोड़े सब्सटीट्यूट्स प्रोवाइड हों, ताकि पुअर इतना पुअर ना रहे। उन दोनों में बैलेंस बना के चलना हमें। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। Government has two important tools of taxation and subsidy. Using these tools, government distribute income and wealth and bring the inequalities of income and wealth. गवर्नमेंट के पास दो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, टैक्सेशन के और सब्सिडी के। अब टैक्सेशन क्या होता है? हमारी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स पोज कर देती है। टैक्सेशन और सब्सिडी दे देती है पुअर लोगों को, राइट? फॉर एग्जाम्पल रिच के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे। ये दो आदमी है, ए, इसका नाम है ए, ये बहुत रिच है, और ये है बी। इसके पास तो कितनी करोड़ों की इनकम है, ठीक है, इतनी सारी इसके पास इनकम है। और ये बी है बहुत पुअर बंदा, ये बहुत पुअर है, ठीक है, और इसकी इनकम है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज़ पर मंथ की। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इस पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगी इस पे, और जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? पुअर लोगों के बीच में, ठीक है। तो इससे टैक्सेशन और सब्सिडी से गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करती है कि इनकम और वेल्थ में सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो,
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम एंड वेल्थ है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो, ज़्यादा और रिच ना बनता जाए और जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर ना बनता जाए। तो इनकम और वेल्थ में हमें सही से बैलेंस बना के चलना है। ओके, और जो इनकम एंड इक्वालिटीज़ में जो ब्रिंग द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम एंड वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ हैं वो हमें कॉम्बैट करनी है, राइट। गवर्नमेंट इम्पोजेज हैवी टैक्सेस ऑन रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगा गवर्नमेंट, और रिड्यूस दैट परचेजिंग पावर। अगर उस पर टैक्स इम्पोज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये उसकी कितने की इनकम है, 1 लाख की इनकम है, उस पर अगर हमने 10,000 रुपीज़ टैक्स इम्पोज कर दिया तो उसके पास कितने की इनकम रहेगी, 90,000। तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। पहले वो 1 लाख की चीज़ें बाय कर सकते थे इस अमाउंट से, बट हम अब कितनी कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 की, ठीक है। तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जो 10,000 रुपीज़ का रेवेन्यू आया है उसे हम कहाँ कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, राइट। हम कर देंगे पुअर लोगों के बीच, जो बी जैसे और लोग हैं उन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये सब चीज़ें। ओके, ताकि इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है उन्हें ख़त्म कर सकें, और जो पुअर लोग हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकें। कहाँ से सब्सिडी प्रोवाइड होगा, जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा अमीर लोगों से, ठीक है। यूजिंग दीज टू टूल्स गवर्नमेंट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर, जो ए की परचेजिंग पावर है कम करनी है, एंड इम्प्रूव्स द कंडीशन ऑफ पुअर क्लास, जो पुअर क्लास लाइक बी लोग हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। दिस हाउ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं उन्हें हमें कम करना है और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना है इनकम और वेल्थ का, रिच और पुअर में। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। लेट्स मूव टू सेकेंड। ओके, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, किसका, गवर्नमेंट बजट का। इन फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स विल यूज द रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इवन एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। इस पूरी मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या देखेगा, अपना प्रॉफिट, ठीक है। उनका मेन काम है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना। तो अगर वो सोशल वेलफेयर अगर कम हो रहा है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि उन्हें अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या देखेगी, उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर करना और थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना भी, ठीक है। बट प्राइवेट का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। तो गवर्नमेंट यूज़ करेगी टूल्स टैक्सेशन और सब्सिडी के, ताकि वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस बना के चल सके। ओके, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनमें बैलेंस बना के चल सके, और प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ना सोचे, प्रॉफिट के बारे में, और जो गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के बारे में ना सोचे, और कुछ हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो और कुछ ना हम वो भी इंक्रीज़ कर पाएँ अपना सोशल वेलफेयर भी। ओके, तो गवर्नमेंट कौन से टूल्स यूज़ करेगा, टैक्सेशन और सब्सिडी के। गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देगा, रिसोर्सेज आर यूज फॉर अनप्रोडक्टिव यूजेस। फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, ठीक है, और ये एक दूसरी लैंड है, हम इसको अनप्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस लैंड को हम इसमें ड्रग्स का कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिक्वर का कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगा कौन, गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगा इस वाली लैंड पे। बट अगर हम अच्छी जगह ये लैंड को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसमें खादी की प्रोडक्शन कर रहे हैं और कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें कम टैक्स इम्पोज करेगा और सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा, जो टैक्स का ये पैसा कलेक्ट हुआ इसे सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा इस लैंड के लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिड्यूस करता है इस वे में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर, दोनों ऑब्जेक्टिव्स उनके अटेन हो जाएं और उन्हें कोई परेशानी ना हो। ओके, तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में इनका सिर्फ और सिर्फ मेन काम है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस ना करे, उनका मेन फोकस सोशल वेलफेयर पे भी हो, और सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट सेक्टर है सिर्फ सोशल वेलफेयर पे ना फोकस करे, उनका थोड़ा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाए। तो एक लैंड पे अगर कोई प्रोडक्शन उसका हो रहा है, खादी का हो रहा है, तो उस पर उनको क्या होगा, सब्सिडी प्रोवाइड होगी। बट अगर उसी लैंड पे किसका प्रपोर्शन हो रहा है, लिक्विड का, ड्रग्स का, तो उस पर क्या होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगी कौन, गवर्नमेंट। ऐसे वो अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेगी। ओके, थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब बैलेंस बना के चलना है हमें पूरी इकोनॉमी में। अब हम पूरी इकोनॉमी में बैलेंस कैसे बना के चलेंगे, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जो पूरी इकोनॉमी में फ्री प्ले है मार्केट फोर्सेस का,
पूरी मार्केट है, इसमें क्या क्या ट्रेड साइकिल्स आएंगे, बूम आएगा, रिसेशन आएगा। बूम का मतलब प्राइजेस बहुत हाई हो गए, रिसेशन का मतलब प्राइस मिल ही नहीं रहे, डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है, ठीक है। और रिकवरी का मतलब जो डिप्रेशन के बाद फेस आता है उससे हम कहते हैं रिकवरी। डिप्रेशन हमने सफ़र कर लिए बट हम रिकवर कर रहे हैं उस फेज से। बट गवर्नमेंट ट्राइज टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम दीज सिचुएशंस। गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को सेव करेगी इन सब सिचुएशन से। कौन कौन सी सिचुएशंस? बूम की सिचुएशन, रिसेशन की, डिप्रेशन की और रिकवरी की। अगर डिप्रेशन हो रहा है इकोनॉमी में और प्राइजेस नहीं मिल रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है और एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, राइट? क्या होता है डिप्रेशन के केस में? ये केस है डिप्रेशन का, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बहुत कम हो रही है, ठीक है। लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, हम जो सप्लायर्स हैं प्रोड्यूस करे जा रहे हैं बट लोग डिमांड नहीं कर रहे गुड्स की। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को? हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना, ठीक है। अब कैसे बढ़ाएगी एग्रीगेट डिमांड? अपने गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ा देगी। अगर खर्चे बढ़ जाएंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि लोगों को भी लगेगा कि गवर्नमेंट खर्चे कर रही है तो हमें भी डिमांड करनी चाहिए, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू और उसके खर्चा हो रहा है। लोअरिंग टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा, पहले 1000 रुपीज़ की चीज़ों में उनको कितना टैक्स भरना पड़ता था? 10 रुपीज़। बट अगर 10 से वो 2 रुपीज़ हो जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन है वो कॉम्बैट हो जाएगी। लोअरिंग पब्लिक बोरिंग्स, अगर गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करना कम कर देगी तो उनके पास, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा और उनकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और रेजिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिनेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? जो लोग प्रिंट करते हैं नोट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब जो आरबीआई से प्रिंट होते हैं नोट्स, ठीक है, खुद के नोट्स छापना शुरू कर देते हैं आरबीआई से। तो अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो वो डिमांड भी करेंगे, ओके। तो अगर डिप्रेशन हो रहा है तो कौन कौन से टूल से वो डिप्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डिप्रेशन को इंक्रीज़ करना। कौन कौन से टूल से? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करके, लोअरिंग टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कम होगा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। लोअरिंग पब्लिक बोरिंग, लोगों से पैसा लेना कम कर देंगे, अगर उनसे पैसा नहीं लेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहेगा और वो क्या करेंगे फिर? डिमांड। और डेफिनेट फाइनेंसिंग का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करना शुरू कर देंगे आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा नोट प्रिंट करना शुरू कर देगी तो उससे क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे और वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जो पूरी इकोनॉमी में सिचुएशंस आती हैं, बूम की, रिसेशन की, डिप्रेशन की, उससे हमें कॉम्बैट करना है, ओके। और अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही तो हम रिवर्स में चलेंगे। ये फिर हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ कर देंगे, टैक्स रेट जो है उसको बढ़ा देंगे, पब्लिक बोरिंग को ज़्यादा कर देंगे और रेजिंग डेफिनेट फाइनेंसिंग को कम कर देंगे, सब उल्टा चलेगा, ओके। थर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज, इसमें मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी है, हमारा बीएसयू है, उसको हमें मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो हम उसको मैनेज कैसे करके चलेंगे? गवर्नमेंट इज़ मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेज स्पेशली इन द मोनोपोली एरियाज़। मोनोपोली एरियाज़ में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपने पब्लिक इंटरप्राइजेज को मैनेज करके चल रही है। बिकॉज अगर हम पब्लिक इंटरप्राइजेज को किसके हाथ छोड़ देंगे? प्राइवेट सेक्टर के हाथ छोड़ देंगे तो वो तो जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज के लिए। बट गवर्नमेंट उसे मैनेज करने की कोशिश कर रही है, रेलवे का इंट्रोडक्शन कर रही है इकॉनमी में और भी सारी चीज़ों की इंट्रोडक्शन कर रही है कि उनसे हमारा पब्लिक वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो और प्रॉफिट मोटिव भी इंक्रीज़ हो जाए। फॉर एग्जांपल रेलवे भी पब्लिक इंटरप्राइजेज और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, इससे लोगों का पब्लिक वेलफेयर भी हो रहा है और लोग इससे जो वो हैं गवर्नमेंट है उसका भी प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरप्राइजेज को कैसे करेगी मैनेज? अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ छोड़ देगी तो वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करेंगे, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज का। बट अगर वो उसको गवर्नमेंट के हाथों छोड़ देती है तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट प्राइवेट अपना रेवेन्यू भी जनरेट करेगी और क्या होगा? उससे उनका प्रॉफिट भी अर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रेलवे बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है हमारी इकॉनमी में, वो प्रॉफिट भी अर्न करता है और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, ओके। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग
Government is managing private enterprises as well as in the monopoly areas, because if these monopoly production activities are left to the private sector, they will definitely exploit the public by charging high prices for their services. But government is managing these enterprises like railways in such a way that public welfare and profit earning motive both are achieved. पब्लिक क्या कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, कि पब्लिक वेलफेयर भी अचीव हो जाए, लोगों का भला भी हो और प्रॉफिट भी अर्न कर ले गवर्नमेंट. ओके, तो थर्ड था हमारा पॉइंट, मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस. हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. गवर्नमेंट चाहता है कि हमारी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी सिर्फ और बहुत ज़्यादा हाई हो, वो कम नहीं करना चाहता. हमारी जीडीपी जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी हमारी वैल्यू बढ़ेगी एज अ कंट्री की, उतनी हमारे लोगों की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगी. थ्रू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, government tries to maintain a high growth rate of GDP. It makes investment expenditure on infrastructure including roads, dams, bridges, related projects. Investment friendly expenditure is generated in the economy. High expenditure leads to high growth. अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा इकॉनमी में, गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाती है, डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है. उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा पूरी इकॉनमी में. और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी हमारी. तो ऐसे हमारा क्या होगा, ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे हमारे ग्रोथ रेट को मेंटेन करती है. और थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है बैलेंस रीजनल ग्रोथ. ये नहीं हो कि एक इकोनॉमी, एक सेक्टर तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और दूसरे सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है. तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, किसमें, सारे के सारे रीजनल ग्रोथ में. जो एक रीजन है वो ज़्यादा ग्रो ना कर जाए, इसलिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है कुछ रीजन्स में. गवर्नमेंट ऑलवेज फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. जो पिछले इलाके हैं इस पूरी कंट्री के, उसको ज़्यादा से डेवलप करने की कोशिश करता है कौन, गवर्नमेंट. जो पिछड़े इलाके हैं उसमें क्या करेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का फॉर्मेशन करेगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या करेंगे, डेवलप करेंगे बैकवर्ड रीजन्स को. इन दीज इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट इज प्रोवाइड टैक्स रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी इन सब इलाकों में. अगर उसमें तुम कुछ सेट करोगे, ठीक है, कोई उसमें मशीन सेट होगी, फैक्ट्री सेट होगी, तो उसको जो जितना टैक्स लगता है अर्बन सेक्टर में, वहाँ उसके अकॉर्डिंग कम टैक्स लगेगा. कहाँ पे, जो पिछड़े इलाके हैं, जो बैलेंस रीजन, बैकवर्ड रीजन्स है कंट्री के, बैकवर्ड रीजन्स में क्या होगा, टैक्स कम कलेक्ट होगा. ठीक है. गवर्नमेंट मेक फॉर एफर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जो बैकवर्ड एरियाज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट. ऑल दीज एफर्ट्स लीड्स टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. इससे क्या होगा, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगा. एक सेक्टर ज़्यादा ग्रो ना कर जाए, एक रीजन तो बहुत ग्रो करे जा रहा है और जो दूसरा बैकवर्ड रीजन है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट करेगी. अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट होंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी और वहाँ पे लोगों को टैक्स भी कम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर. तो ऐसे वो कर लेती है अचीव बैलेंस रीजनल ग्रोथ को अचीव कर लेती है और बैलेंस बना के चलती है. ओके, तो ये इसका पॉइंट हो गया, हाई ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. इसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें जीडीपी के ग्रोथ को मेंटेन करना है. कैसे करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डैम्स बना के इकॉनमी में, ठीक है, ब्रिजेस बना के. अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी इकॉनमी में. बैलेंस रीजनल ग्रोथ, एक रीजन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो ना कर जाए, ठीक है, दूसरे जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करेगी कौन, गवर्नमेंट. ओके, कैसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करके. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज. प्रोविजन का मतलब प्रोवाइड करती है कौन, पब्लिक सर्विसेज. कौन करती है प्रोवाइड, गवर्नमेंट. पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन अ मार्केट इकोनॉमी डज नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स. अगर प्राइवेट सेक्टर ही पूरी इकॉनमी में होगा और सप्लाई डिमांड के रूल पे वर्क करेगा, जितनी सप्लाई होगी एक प्रोडक्शन में उतनी ही डिमांड होगी, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा पब्लिक गुड्स का. पब्लिक गुड्स का मतलब जो सोसाइटी के लिए है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ये लॉ एंड डिफेंस ऑफ अ कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स. लॉ एंड ऑर्डर हो गया और डिफेंस हो गया कंट्री का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, पब्लिक गुड्स का. और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. इट इज़ थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ दीज फंड्स दैट दीज फंड्स आर सफिशिएंटली एलोकेटेड थ्रू पीपल. अब हमें क्या करना है, इन फंड्स को प्रोवाइड करना है. कौन कौन से फंड्स को, लॉ एंड ऑर्डर को, डिफेंस को. बट प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा कभी देखता नहीं है, तो गवर्नमेंट को ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव करना पड़ेगा कि जो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है लाइक लॉ एंड ऑर्डर एंड जो लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर को. ठीक है,
इट इज़ ट्रू, बजटरी एलोकेशन की हेल्प से जो लोगों को नहीं मिल रही है सब सुविधा वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, और ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। ओके, इन्वेस्टमेंट इन, और इससे सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पैसा लगा रहा है किस पे, रेलवेज पे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, और जो गवर्नमेंट है उसका प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज और पब्लिक इंटरप्राइजेज पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। जो रेलवे की सर्विसेज है जो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और ऐसे हम अपना प्रॉफिट भी अटेन कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में यही था कि हमने पब्लिक गुड्स को लोगों तक पहुंचाना है जिनको नहीं मिले। और पब्लिक गुड्स कौन कौन से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल पार्क हो गए, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस हो गया कंट्री का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी ग्रोथ के लिए। तो हम अपनी जो गवर्नमेंट बजट है उसमें हम ऐसे अचीव करेंगे कि प्रोविज़न भी हो जाए पब्लिक गुड्स का, और प्रॉफिट भी अचीव हो जाए, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने गवर्नमेंट और बजट के ऑब्जेक्टिव्स तो डिस्कस कर लिए, और हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट के टाइप्स क्या हैं। अब हम सारे, मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ हमने जो अब तक डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस करी गवर्नमेंट बजट होता क्या है। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा कमिंग फाइनेंशियल ईयर उसमें हमारे कितने खर्चे होंगे और कितना हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, टैक्सेस से, नॉन टैक्स से, और हमारा खर्चा कहाँ होगा, उसका एक बजट है, उसका एक एस्टिमेटेड रफली एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उसका एक एस्टिमेट हमने लगा लिया कि कहाँ से हमें एक्सपेंडिचर आएगा और कहाँ से हमें रेवेन्यू आएगा। और हमने इसके कौन कौन से डिस्कस किए थे पॉइंट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, रीएलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के हैं गवर्नमेंट बजट। इसके 2 टाइप्स के गवर्नमेंट बजट है बच्चों, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ये रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू बजट को। रेवेन्यू बजट के अंदर फर्दर आ जाएगा कौन कौन से टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ओके, आपने टर्म अकाउंट्स में पढ़ी होगी। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू का मतलब होता है रेगुलर, जो हमें रेगुलर एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। और कैपिटल का मतलब होता है कभी कभी होने वाला। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब जो हमें मिलती रहती रिसिप्ट्स, रेगुलर नेचर की हैं। ओके, और सेकंड आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। ये हमारा हो गया रेवेन्यू बजट और ये हो गया कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा जो हम बहुत कम बार एक्सपेंडिचर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रॉ मटेरियल लिया कोई प्रोडक्शन के लिए, एक्टिविटी के लिए, तो हम ये लेते रहते हैं रॉ मटेरियल, किसी को पेमेंट करी, ठीक है, तो ये सब हमारा सामान होता रहता है, ये सब चीज़ें यूज़। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कभी कभी होने वाला खर्चा नहीं। हमने कोई इकोनॉमी के लिए एसेट परचेज़ किया, हमारी पूरी फैक्ट्री के लिए एसेट परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ करी, तो हम कभी कभी तो करेंगे नहीं, कभी कभी करेंगे ना अपनी मशीनरी परचेज़। ज़रूरी थोड़ा ना कि हम रोज़ मशीनरी परचेज़ करते रहेंगे। बट उस मशीनरी पे अगर हम कोई रिपेयर कर रहे हैं, कोई खर्चा लगा रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब हमें जो रिसिप्ट्स मिलती रहती हैं बार बार। और कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब जो हमें कभी कभी मिलने वाली रिसिप्ट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें कौन कौन से टाइप्स हो गए, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट में आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है गवर्नमेंट बजट का, बजट रिसिप्ट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट कंसिस्ट और of the following parts. Budget receipts. It refers to total amount of money which is estimated by the government from all sources during the fiscal year. जो पूरी इकॉनमी में गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ से पैसा आने वाला है ना, रिसिप्ट्स का मतलब आने वाला है उसके पास कोई चीज़, ठीक है, उसकी एक तरह की इनकम है। बजट कहाँ से, जहाँ से भी उसको पैसा आएगा ना कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, कहाँ जहाँ से भी पैसा आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, नॉन टैक्स से आ रहा है, जहाँ मर्जी से आ रहा है, उसको हम इंक्लूड करेंगे बजट रिसिप्ट्स में। It refers to total amount of money which is estimated by the government
टू बी रिसीव फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उनको जहाँ से भी इनकम आनी है आगे वाले साल में, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो नॉन टैक्स हो, हम इसमें कंसीडर करेंगे कि इसमें बजट रिसिप्ट्स में। ओके, इसके 2 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है, बजट रिसिप्ट्स के 2 टाइप्स हैं। हम रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं पहले, इसके बाद हम करेंगे पेमेंट्स की बात। अब हम रिसिप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बजट रिसिप्ट्स, इसमें आता है रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब होता है वो रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करती गवर्नमेंट पे, और एसेट्स भी रिड्यूस नहीं करती गवर्नमेंट के। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात होगी। ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती और कोई एसेट भी हमारा रिड्यूस नहीं करती, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमने कहीं पे खर्चा किया या रॉ मटेरियल लिया, अगर हमने कोई रॉ मटेरियल लिया, हमारी कोई इसमें लाइबिलिटी हुई, कोई हमने लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं करी गवर्नमेंट की और हमारे कोई एसेट्स भी गए नहीं, ओके, तो रेवेन्यू बजट हो जाएगा, जो रोज़मर्रा के हमारे रिसिप्ट्स मिलने वाली चीज़ें हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें कहाँ कहाँ से रिसीव होता है, इसमें 2 आइटम्स आ जाएंगी आपकी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था, हमने लास्ट सेट में डिस्कस किया मैंने आपको, कि जो हमारी कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं कर रहा और गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम नहीं कर रहा। ओके, रिसिप्ट्स का मतलब हमने मिलने वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, हमारा कोई लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही, ओके, लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही, हमारे गवर्नमेंट के एसेट्स भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो हमारे फ़ायदा ही फ़ायदा है। कौन कौन से टैक्स के हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसके 2 हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब टैक्स का मतलब कि पहले हम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमें टैक्स से रेवेन्यू आता है। टैक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो हमें टैक्स के पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर किसी आदमी की इनकम 1 करोड़ रुपीज़ है, उस पर हमने जो टैक्स लगाया, जो अमाउंट, जितना भी अमाउंट उसका टैक्स का बनेगा, वहाँ से जो हमें इनकम रिसीव हो रही है उसे हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू का अमाउंट। अब टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट। टैक्स का मतलब ये कंपल्सरी पेमेंट है, किसके द्वारा, कौन करता है ये पेमेंट, पीपल या तो कंपनी कर सकते हैं। किसको करते हैं पेमेंट, गवर्नमेंट को। कंपनीज किसको पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को। और अगर हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बदले हम कोई डायरेक्ट बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, बस हमें देनी होती है इनकम। ठीक है, इंडिविजुअल भी करता है और कंपनीज भी करती हैं, जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो भी अपनी फॉर एग्जाम्पल जिसके पीछे पीछे ए लिमिटेड लिखा होता है, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको भी टैक्स पे करना होता है। जो इंडिविजुअल पीपल है जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, बट इसके बदले वो कोई अपनी वो नहीं, गवर्नमेंट को कुछ वो नहीं करते, एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे कुछ। ओके, अब टैक्सेस के 2 टाइप्स हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब विच इज़ लीगली पेड बाय द पर्सन हु विच इज़ इम्पोज, जिस पे इम्पोज हुआ है वही कर रहा है पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में आपके पापा हैं, उन पे जो टैक्स इम्पोज हुआ है, ठीक है, वही पे कर रहे हैं टैक्स, उन्होंने किसी पे बर्डन तो शिफ्ट नहीं किया, उन पे इम्पोज हुआ था कितने का टैक्स, उन्होंने ही पे किया। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, हमने कहीं पे बर्डन शिफ्ट नहीं किया, किसी और को नहीं कहा कि तुम्हारा टैक्स भर दो, उसने खुद से ही पेमेंट कर दी। बट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है विच इज़ इम्पोज ऑन वन पर्सन बट ही बिकम सक्सेसफुल इन शिफ्टिंग टू द अदर पर्सन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, होटल्स का। होटल्स वालों पे टैक्स लगता है, बट होटल वाले हम किससे चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप यहाँ पे खाना खाने आए होटल में, ठीक है, इस होटल पे टैक्स लगा हुआ है, बट इस होटल से हमने कुछ ऑर्डर किया, हमारा जो बिल आया ना, ये होटल वाला खुद नहीं देगा, जो टैक्स का अमाउंट है ये हमसे चार्ज करेगा। आपके बिल पे आपने कुछ ऑर्डर किया होटल में, जो आप बिल भरते हो उसके बाद आपका क्या होता है, बिल के बाद लिखा होता है नीचे जीएसटी का अमाउंट, तो होटल वालों पे था वो टैक्स का अमाउंट, बट होटल वालों ने हम पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वो उन्होंने खुद पेमेंट नहीं करी, हम पे शिफ्ट कर दिया ये वाला अमाउंट, जो टैक्स का अमाउंट है, इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। लगा तो किसी और पे था, लगा होटल पे था, बट उसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हम पे। ओके,
ये हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे इम्पोज हुआ वही पेमेंट करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे इम्पोज हुआ है बट वो पेमेंट नहीं करेगा, वो किसी और पे शिफ्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल होटल पे लगा था बट होटल वाले खुद जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे, वो किसी और पे शिफ्ट करेंगे, जो लोग खाना खाने आएंगे उन पे वही जीएसटी लगा देंगे। ओके, सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंस में। इट इज़ लीव्ड इन इंडिविजुअल्स, ये लगता है इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे, ये लगता है गुड्स और सर्विसेज में। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, जो गुड्स और चीज़ें हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उस पर इंडायरेक्ट लगेगा, और जो इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज हैं उस पर लगेगा डायरेक्ट टैक्स। बर्डन ऑफ दिस टैक्स कांट बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन। ठीक है, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। आपके पापा किसी पे शिफ्ट नहीं करते, बर्डन खुद ही पेमेंट करते हैं। बट अगर किसी होटल वाला है उसने शिफ्ट कर दिया हम पे, तो वो शिफ्ट हो सकता है, इट कैन बी शिफ्टेड। एक डिफरेंट पर्सन पे होता है, ये होटल वाले पे लगा था बट हमने किसको दे दिया, इसने अमाउंट हम पे, तो शिफ्ट का वो हो गया इसका। ठीक है, शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुआ बाद में। इट इज़ जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, इट इज़ जनरली प्रपोर्शनल इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव का क्या मीनिंग होता है, प्रमोशनल का क्या मीनिंग होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है ये इनकम के साथ बढ़ता रहता है। अगर ये आदमी है, फॉर एग्जांपल ये एक ए है, इसका नाम, ये बी है, इसकी इनकम है 1 करोड़ रुपीज़, इसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, इसकी इनकम पे टैक्स लगेगी, और इसकी पेमेंट है पर मंथ सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़, तो इसको 1 करोड़ वाले को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू बी। तो जितना ज़्यादा हमारी इनकम होगी उतना टैक्स के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। इट इज़ जनरली प्रोग्रेसिव। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है बट इज़ जनरली प्रमोशनल, ये कोई प्रमोशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल होटल वाला, अगर ये आदमी भी होटल में खाना खाने जाएगा, इससे भी उतना ही टैक्स चार्ज करेगा और इससे भी उतना ही टैक्स चार्ज करेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, इसका ये होते हैं रेग्रेसिव या तो प्रमोशनल। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं होंगे, इनका फिक्स अमाउंट होता है और वही हमें पेमेंट करना होता है। ओके, देयर लिमिटेड रीच एज डू नॉट रीच ऑल सेक्शंस सोसाइटी। जो सारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के उस पर रीच नहीं होता है ये, बट दे रीच ऑल सेक्शन सोसाइटी। ठीक है, इसकी ज़्यादा कम रीच होती है, ये नैरो कंसेप्ट है, इसकी ज़्यादा रीच नहीं होती। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसकी बहुत ज़्यादा वो होती है, रीच होती है, ये हर सेक्शन पे लगता है, रिच है पुअर है सब पे लगता है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल्स पे लगता है, वेल्थ टैक्स जितनी हमारी इनकम होगी उतनी जितनी हमारी संपत्ति होगी उस पर लगेगा। गिफ्ट टैक्स भी एक होता है, गिफ्ट का जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ वो भी एक डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। और कैपिटल गेन टैक्स, हमें कोई कैपिटल गेन हो गया, हमने कोई एसेट ट्रांसफ़र करी, उससे हमें कोई गेन हो गया, उसमें भी लगेगा हमारा डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट हो जाएगा वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड इसको अपने समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके नेम रिमेंबर करने हैं, इसका कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सर्विस वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड और सर्विस वैल्यू एडेड टैक्स। एक्सरसाइज ड्यूटी आप पे करते हो, सेल्स ड्यूटी पे करते हो, कस्टम ड्यूटी पे करते हो, वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के। और डायरेक्ट टैक्स के कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि टैक्स के कौन कौन से सोर्सेज, हमने टैक्स से कहाँ कहाँ से पैसा आया हमें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। बट हम डिस्कस करेंगे कुछ गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसिप्ट्स भी होते हैं जो उन्होंने टैक्स से पैसा कलेक्ट नहीं किया बट उनको कहीं और से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इट रेफर्स टू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज फ्रॉम देन दोज ऑफ टैक्स। टैक्स के अलावा जो मर्जी चीज़ें हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी, किसमें, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। The main sources of non-tax revenue are interest on loan given by government। अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया उस पर इसका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये कोई टैक्स से अमाउंट जनरेट नहीं हो रहा है बट ये रेवेन्यू उसको लोन देने पे आ रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट रिसीव होगा उसकी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को उसने लोन दिया, यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया, पब्लिक को लोन दिया, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को दिया, उससे हमने लोन दिया, कोई उसके इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है, वो हम कहेंगे क्या है, हमारी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो पब्लिक इंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स रिसीव हुए हैं या तो कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो हम आ जाएगा गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में। जो फीस कलेक्ट हुई, रजिस्ट्रेशन फीस की फीस कलेक्ट होती है, गवर्नमेंट को काफ़ी सारी फीसेस भी कलेक्ट होती हैं,
रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कलेक्ट हुई, इंपोर्ट की, हम पासपोर्ट अपना बनवाते हैं उसकी फ़ीस, कोई कोर्ट में कोई केस हो गया उसकी भी फ़ीस कलेक्ट होती है, किसको? गवर्नमेंट की। तो वो किसका टाइप हो गया? इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू का। लाइसेंस फीस कलेक्टेड फॉर परमिशन ऑफ कीपिंग अ गन टू obtain नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। अगर हम कोई गन कीप करेंगे उसकी परमिशन होती है, उसके लिए हमें एक फ़ीस पेमेंट करनी है, उससे हम कहते हैं लाइसेंस फ़ीस। तो ये टैक्स से जनरेट नहीं हो रही है वाला अमाउंट, तो ये किसका अमाउंट हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू का। और फाइन्स एंड पेनल्टीज़ बाय लॉ ब्रेकर्स, अगर कोई आदमी ने लॉ ब्रेक किया, उसकी कोई चालान कट गया, तो उसका जो अमाउंट रिसीव होता है उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो फाइन्स और पेनल्टीज़ का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। और एस्टीट्स का मतलब होता है इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। अब वो कोई आदमी मर गया, उसकी कोई लीगल हायर नहीं था, ठीक है, उसके पीछे कोई बंदा था नहीं जो उसका जो प्रॉपर्टी को ले सके, उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये अचानक से किसको चला जाएगा ये सारा अमाउंट? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की तो मौज हो गई ऐसे, ठीक है। 10 करोड़ रुपए का अमाउंट है, सारा का सारा गवर्नमेंट पे चला जाता है। ये कभी कभी होते हैं खर्चे, ऐसे रोज़ रोज़ नहीं, कभी किसी की डेथ हो जाती है वो सारा अमाउंट गवर्नमेंट को दे जाता है। ऐसे बाय लक हो जाता है कि कि उसकी कोई लीगल हायर नहीं था पीछे, इसलिए गवर्नमेंट को ये अमाउंट मिल जाता है। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है, ओके। और गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट को गिफ्ट्स और ग्रांट्स से मिलते रहते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फॉर एग्जांपल यूएनओ है, और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे गवर्नमेंट को काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं, ओके। तो ये सारे गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो टैक्स से अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, किसको? गवर्नमेंट को। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। हमने रेवेन्यू डिस्कस कर लिया, हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स को, ठीक है। रेवेन्यू इज डिस्कस, नाउ वी विल डिस्कस कैपिटल रिसिप्ट्स। इट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच ईदर क्रिएट लाइबिलिटी। हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब जो वो वाली रिसिप्ट जो हमारी रेवेन्यू भी इंक्रीज़ नहीं करती, रेवेन्यू भी डिक्रीज़ नहीं, कैपिटल क्या नहीं करती, हमारा एसेट्स भी रिड्यूस नहीं करती हमारी, और हम पे कोई लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं करती। बट कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब वो रिसिप्ट्स जो या तो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करती है या तो हमारी एसेट्स को कम कर देती है, इनमें से कोई एक चीज़। या तो हमारी लाइबिलिटी को क्या कर देती है? इंक्रीज़ कर देगी, या तो हमारे एसेट्स को कम कर देगी। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होने वाले खर्चे नहीं है, ये हमें कभी कभार होने वाले हमारे रेवेन्यू हैं, बार बार हमें इनकम नहीं मिलती रहती, कभी कभी मिल जाती है। बोरिंग, बोरिंग अगर हमने किसी से बोरो किया, ये हम गवर्नमेंट है, हमने कहीं से बोरो किया, पब्लिक से बोरो किया, किसी और इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, हमें जो अमाउंट आएगा, ठीक है, वो होगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट का अमाउंट। ये हम रोज़ रोज़ तो करते नहीं है बोरो, कभी कभी हम बोरो करते हैं और हमें कोई इनकम जनरेट होती है, तो इसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। बट ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? ये हम पे एक, या तो हमारी लाइबिलिटी को कम कर रही है, या तो हम पे एक लोन का अमाउंट क्रिएट कर रही है, और ये लोन का अमाउंट क्रिएट करती है। अगर हमने किसी से बोरो किया है तो वो क्या हो जाएगा? हमारी एक लाइबिलिटी बन जाएगी, हमें एक लाइबिलिटी बन जाएगी, हमें वो अमाउंट पे करना है उस आदमी को या तो उस इंस्टीट्यूशन को, ओके। तो फर्स्ट हो गया बोरिंग, तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें रिमेंबर करनी है, या तो हमारी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी या हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे, और बोरिंग्स में हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं, ओके। रिकवरी ऑफ लोन, गवर्नमेंट ग्रांट्स वेरियस लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। गवर्नमेंट काफ़ी सारे लोन देती रहती है, अगर उसकी रिकवरी होगी उन सारे लोन्स की, देयर कैपिटल एसेट रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है, इसने किसी को अमाउंट दिया था, कितने का? 1 करोड़ रुपीज़ का किसी इंस्टीट्यूशन को, बट उसकी रिकवरी होगी तो उसका तो वो कम हो गया ना उसके एसेट्स, तो एसेट्स कम हो गए तो किसका अमाउंट आएगा? वो कैपिटल रिसिप्ट्स का। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? या तो वो हमारी एसेट्स को कम करते हैं या तो हमारी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। बोरिंग्स में क्या हुआ था? हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई थी, और एसेट्स में क्या हो जाएगा? हमारी एसेट्स कम हो गई हैं, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स का अमाउंट है, ओके। अदर रिसिप्ट्स में आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हमने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है, या तो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी और हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी, और डिसइन्वेस्टमेंट से हमारी एसेट्स कम हो जाती हैं, ओके। इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट ऑफ होल ऑफ शेयर ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टेकन बाय द गवर्नमेंट, देयर कैपिटल रिसिप्ट्स एज द रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अपने कुछ थोड़ा सा पार्ट किसको सेल कर देगी? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, उससे हमारा क्या हो जाएगा? हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे,
अगर हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर आएगी. ओके. इट रेफर्स टू सेविंग्स, और सेविंग्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेविंग्स का कंसेप्ट. इट रेफर्स टू फंड रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र. दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स एज द क्रिएट लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. अगर ने गवर्नमेंट ने पब्लिक से बोरो किया, ये गवर्नमेंट है और ये पब्लिक है, इसने पब्लिक से कुछ अमाउंट बोरो किया 10 लाख रुपीज़ का, तो हमारी लाइबिलिटी होगी कि हमने ये वाला अमाउंट रिटर्न करना है पब्लिक को. तो ये गवर्नमेंट की क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि ये हमारे लिए क्या इंक्रीज़ कर रही है, लाइबिलिटी. तो दो कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए कैपिटल रिसिप्ट्स के लिए, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए या तो हमारी एसेट्स कम होनी चाहिए. और इसमें हमारी क्या हो रही हैं, इसमें हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज़. इसमें हमारी डिसइन्वेस्टमेंट, हमारी एसेट्स कम हो रही हैं. रिकवरी ऑफ लोन्स में हमारी एसेट्स कम हो रही हैं, और बोरिंग्स में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. ओके. तो ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर आ जाएंगी. बजट एक्सपेंडिचर, हमने रेवेन्यू पूरा कंप्लीट कर लिया. रेवेन्यू में कौन कौन से थे, कैपिटल और रेवेन्यू. हमने रेवेन्यू पूरा कंप्लीट कर ली. हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर है वो कैसे वर्क करता है. ओके. गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ उनका खर्चा होता है, अब उसका मीनिंग क्या होता है. द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट हेड्स इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. जो गवर्नमेंट को पूरी आने वाले ईयर में जहाँ जहाँ खर्चा होने वाला है उसका जो उन्होंने एस्टिमेट लगा के चले कि इन जगह तो हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, बजट एक्सपेंडिचर. इट इज़ कंपोज ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें आ जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स और reduces the liability. It is incurred on normal running of the government department and various services. Example: old age pension, subsidy, employment allowances, scholarships and payment of interest on loan. ये ऐसे खर्चे हैं जिससे हमारी कोई एसेट्स नहीं भी नहीं बढ़ती और हमारी कोई ना कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती. ओके. इससे हमारा कुछ भी नहीं होता, ये बस नॉर्मल हमारी वर्किंग में खर्चे चलते हैं. इसमें हमारी आ जाएगी, हमने किसी को ओल्ड एज पेंशन दी, कोई आदमी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है और वो गवर्नमेंट को सर्व कर रहा था काफ़ी टाइम्स पहले से, ठीक है, उसने काफ़ी अपनी पूरी लाइफ डिवोट करी है गवर्नमेंट को सर्व करने में, तो हम उसको कुछ पेंशन देंगे. तो हमारे रेगुलर खर्चे हैं ये हमारे, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई एसेट्स भी इंक्रीज़ नहीं करेगा और हमारी कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं करेगा. और सब्सिडीज़ दी हमने पुअर पीपल को, अनएम्प्लॉयमेंट की अलाउंसेस दी, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके हमने अलाउंसेस दिए, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दी. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करी, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. फिर आ जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें हम आ जाएगा दिस क्रिएट्स इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स. या तो इसमें हमारे एसेट्स बनेंगे या तो हमारी लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगी. अब एसेट्स कैसे बनेंगे, परचेजेस ऑफ लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग. हमने लोन परचेज़ किया, लैंड किया, मशीनरी करी, बिल्डिंग करा परचेज़, तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. या तो हमारी रिडक्शन हो जाएगी लायबिलिटी की, हमने रीपेमेंट कर दी, किसी से लोन लिया तो उसको हमने रीपे कर दिया, तो हमारे लोन कम हो गए ना पहले वाले, ठीक है. तो या तो इसमें हमारे लोन कम होंगे या तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. एसेट्स कैसे इंक्रीज़ होंगे, लैंड परचेज़ करेंगे, मशीनरी, लोन, एडवांसेस देने टू द गवर्नमेंट. ओके. या तो हमने रीपेमेंट कर दी लोन की, तो उसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारी लायबिलिटी जो थी कम हो जाएगी. ओके. इससे ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट. अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब कमी. अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं उसके टोटल रेवेन्यू से, तो हम गवर्नमेंट एक्सपीरियंस करती है क्या, बजट डेफिसिट. उसका डेफिसिट में चल रहा है, जितने उसके रेवेन्यू कलेक्ट हुई, जितनी उनकी इनकम आनी चाहिए थी वो कम हो गई, उसके खर्चे ज़्यादा हो गए उसकी इनकम से. ओके. गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर दिया जितना वो कलेक्ट कर पाई, देन टक्कर्स अ बजटरी डेफिसिट. इसके 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर आ जाएगा, इट इज़ रिलेटेड टू ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट.
इसमें सिर्फ और सिर्फ आ जाएंगे हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू में हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे, कैपिटल की बात नहीं करेंगे। और रेवेन्यू के अंदर क्या क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट से उनका खर्चा ज़्यादा हो गया, रोज़मर्रा का जो रेगुलर पे उनका खर्चा होने वाला है वो ज़्यादा हो गया उनके रिसिप्ट से, जितना उनको पैसा आने वाला है, तो वो हो जाएगा उनका रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो या तो उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे उनके कितने, रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। इसमें आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर देंगे, बट इसमें बोरिंग्स का अमाउंट हटा देंगे जो हमने बोरो किया कहीं से, तो यहाँ आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बट इसमें हम बोरिंग्स का अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। ओके, और प्राइमरी डेफिसिट में आ जाएगा इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, जो पूरी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है उसमें माइनस कर देंगे हम क्या, जो हमने पिछले साल इंटरेस्ट की पेमेंट करी, हमने कहीं से लोन लिया था उसमें से हमने इंटरेस्ट दिया तो उसकी पेमेंट हम रिड्यूस कर देंगे। इसमें हमारा अमाउंट आ जाएगा किसका, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर का हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बट इसमें हम बोरिंग्स का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। प्राइमरी डेफिसिट्स में क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट जो हमारा पूरा फॉर्मूला जनरेट हुआ है इसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमने पिछले साल जो हमने इंटरेस्ट लिया था उसमें हमने जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी, जो लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट करी, उसमें हम रिड्यूस कर देंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन टोटल रिसिप्ट्स, बट इसमें हम बोरिंग्स का अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। और प्राइमरी डेफिसिट में आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट में से हम रिड्यूस कर देंगे जो पिछले साल हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट करी है बोरिंग्स पे। ओके, और हम अब ये लास्ट ये टॉपिक भी आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट ये थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये आपके वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं। डेफिसिट जो हो रहा है पूरे बजट में, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे रिसिप्ट से, उसको हम फाइनेंस कैसे कर सकते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, हमारी पूरी इकॉनमी में बजट डेफिसिट चल रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, हम उस रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हमारा बजट इक्वल हो जाए, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बराबर हो जाए, जो हमारे खर्चे और हमें जो इनकम रिसीव हो रही है वो बराबर हो जाए। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइनेंस बजट बाई इशूइंग करेंसी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिंट करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के इक्वल आ जाएंगे। पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर नोट्स प्रिंट हो गए उससे हमारी क्या प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, मनी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगा इकॉनमी में। तो हमने ऐसे तो मनी करनी नहीं, ऐसे तो हमने डेफिसिट करना नहीं अपना फाइनेंस, तो ये वाला इतना अच्छा मेथड नहीं है। और सेकंड मेथड है कि हम कहीं से बोरो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन फाइनेंस इट्स बजट बाय बोरिंग्स फ्रॉम पब्लिक। अगर पब्लिक से बोरो करेगी गवर्नमेंट, आम आदमी से या तो वर्ल्ड बैंक से, बट अगर हमने कोई बोरो किया तो उसकी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी और हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी विद इंटरेस्ट, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा तो आ जाएगा बट मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकॉनमी में, और मनी सप्लाई बढ़ गई तो उससे क्या प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी, इन्फ्लेशन की। बोरिंग्स से क्या होगा, हमारा पैसे तो आ जाएंगे बट हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। और डिसइन्वेस्टमेंट में दिट रेफर्स टू सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पब्लिक सेक्टर के पास पैसा था वो हमने प्राइवेट सेक्टर पे ट्रांसफ़र कर दिया। जो पब्लिक के पास खुद की कुछ शेयर्स थे वो हमने डिक्रीज़ कर दिया किस पे, प्राइवेट सेक्टर पे। बट ये हमारी रिडक्शन हो जाएगी किसकी, एसेट की, हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। तो इसके 3 टाइप्स हैं, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर से मनी आ जाएगी बट क्या हो जाएगा, हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाएगा। बोरिंग से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और डिसइन्वेस्टमेंट से हमारे एसेट्स कम हो जाएंगे। अब प्रोग्रेसिव रिक्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है व्हेन रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अगर पहले एक आदमी की इनकम 10,000 थी बट उसकी 1 लाख इनकम हो गई है, तो जितना टैक्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, पहले 10,000 में उससे कम टैक्स भरना पड़ता था, कुछ % भरना पड़ता था,
फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज़ भर रहा है, बट अगर उसकी इनकम कितनी हो गई 1 लाख हो गई तो उसे 10,000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। तो ये इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। कौन सा टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ओके, तो ये इनकम के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है ये टैक्स। ओके, रिग्रेसिव टैक्सेशन, व्हेन रेट्स ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। हमारी इनकम तो बढ़ रही है, 100 से हमारी इनकम 10,000 होगी, बट टैक्स का अमाउंट कम हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, व्हेन रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम। इंक्रीज और डिक्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी इनकम 100 हो, चाहे आपकी इनकम 10,000 हो, रेट ऑफ टैक्स उतना ही पेमेंट करनी पड़ेगी आपकी जितनी सब कर रहे हैं। ओके, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती रहती है आपका टैक्स भी इंक्रीज होता रहता है। रिग्रेसिव का मतलब आपका टैक्स इंक्रीज होता रहेगा जितनी आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, और प्रोग्रेसिव का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी इनकम हो टैक्स का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। ओके, सो गाइज, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।